सूर्य ग्रहण के कारण कैंप में सन्नाटा पसरा हुआ था। कैंप के जंगल से लगी बाउंड्री की तरफ से मानो 3 साए हलचल करते दिखाई दिए। ये 2 विदेशी मिशनरी थे जिनके साथ कर्ट की सहायिका कमला देवी थी। कमला देवी उन दोनों के सहारे से आगे बढ़ रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपने गाउन को इस प्रकार बंद किया हुआ था मानो अगर उसने हाथ की पकड़ को ढीला किया तो उसके शरीर से कुछ बाहर निकल जाएगा। तीनों बड़ी सावधानी से लोगों की आंखों से बचते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी वो दूर एक पेड़ की मजबूत डाल पे खड़ी अंबिका की नजरों से न बच सके। अंबिका जिसके चेहरे पर घृणा मिश्रित क्रोध के भाव थे, अचानक से कुछ महसूस करके उसके चेहरे का रंग ही बदल गया और उसके होठों पर एक प्रिय मुस्कान फैल गई। वो तेजी से झील की ओर निकल पड़ी। ये ज्योतिषीय दृष्टि से एक बड़ा सूर्य ग्रहण था जिसका प्रभाव कई घंटे रहना था। इसी कारण से पूरे ही इलाके में सन्नाटा फैला हुआ था। हालांकि अभी दिन के 2 ही बजे थे। कैबिन के पास पहुंचते ही मोटरसाइकिल की आवाज सुनकर भोला सिर पर गमछा रखे अपनी आंखों को बचाता हुआ बाहर आ गया। इस ग्रहण में कहाँ घूमते फिर रहे हो बड़े भैया? अरे जल्दी भीतर आ जाओ, ग्रहण की काली छाया में बाहर रहना ठीक नहीं। अब जितनी छाया लगनी थी लग चुकी भोलाराम, मोटरसाइकिल पर ही बैठे बैठे पृथ्वी ने कहा। भीतर आ जाइए बड़े भैया, कुछ ही देर में ग्रहण उतर जाएगा। उसके बाद नहा धोकर भोजन कर लीजिए, फिर ही कहीं मटर गश्ती करने निकलिएगा। नहाने की बात सुनकर जैसे पृथ्वी के दिमाग में छिपकली सी रेंग गई। मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हुए वो भोला से बोला, तुम खाने की व्यवस्था देखो, मैं जरा झील पर नहा कर आता हूँ। और भोला की कोई बात सुने बिना ही पृथ्वी तेजी से मोटरसाइकिल आगे निकाल ले गया। भोला पीछे खड़ा बड़े भैया कहता रह गया। पेड़ों की कटाई के काम में लगे मजदूरों व कर्मचारियों के अलावा इस इलाके में कई दफा टूरिस्ट भी आते रहते थे। पेड़ों की कटाई कोई महीना या सालों चलने वाला काम तो था नहीं, इसलिए इस इलाके के लोगों की आय कुछ अधिक नहीं थी। हालांकि राजा साहब की कृपा से पहाड़ियों से नीचे दूसरी तरफ के कस्बे में मिल फैक्ट्री आदि खुल गई थी। वह लोगों का रहन सहन अच्छा हो गया था, लेकिन प्राकृतिक रूप से असमान स्थितियों के कारण इस तरफ ज्यादा कुछ होने की संभावना न थी, सिवाय पर्यटन के। कैंप में हर वर्ग के लोगों के टेंट थे, मजदूर से लेकर कर्मचारियों के। कुछ कर्मचारी ऊपर पहाड़ियों पे बसे घरों में पीजी बन के रहते थे। कैंप से आबादी की तरफ कुछ समतल स्थल पे कई छोटे बड़े होटल्स ने लीज पे जमीन ले ली थी और वीआईपी से लेकर लग्जूरियस टेंट तक की व्यवस्था कर रखी थी। कस्बे के मिशन से आए मिशनरीज ने ऐसे ही 1-2 टेंट में डेरा डाला हुआ था जो कि कैंप से सटा हुआ था। इन एस्टैब्लिशमेंट से दूर एक होम ऑन व्हील तरीके के वैन के पास अभय खड़ा हुआ दूरबीन से मिशनरीज के टेंट पे नजर बनाए हुए था। जब वो 3 साए अपने टेंट में दाखिल हुए तो उनका आना अभय से छुपा न रह सका। पृथ्वी की मोटरसाइकिल तेजी से झील के पहाड़ियों वाले हिस्से की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। उसके दिमाग में अंबिका ही सवार थी, जैसे उसे पूरा भरोसा था कि उसे वहां अंबिका मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन उन पत्थरों के पीछे उसकी खास जगह पे जाने के बाद उसके सभी सपनों पे पानी फिर गया। वहां कोई न था, ग्रहण उतर रहा था। पृथ्वी ने खुद से कहा, आज ग्रहण लगा था, है तो वो भी वनवासी ही, हो सकता है ऐसे में बाहर ना निकलती हो। पृथ्वी उन पत्थरों से बनी पहाड़ी के सबसे ऊंचे स्थल पे चढ़ गया और वहां से पूरे इलाके का निरीक्षण करने लगा। दाईं तरफ दूर कैंप का गेट नजर आता था तो उसके पीछे की पहाड़ियों पे बनी कैबिन्स, होटल की बिल्डिंग व छोटे बड़े लोकल निवासियों के आवास भी दिखाई दे रही थी। बाईं तरफ इन पत्थरों से बनी पहाड़ियां दीवार की तरह आगे बढ़ते हुए पहाड़ी जंगलों से मिल रही थी। पहाड़ियों से ही छोटे छोटे पानी के झरने भी झील में गिर रहे थे। उसके ठीक सामने 2 से 3 छोटी पहाड़ियों के पीछे बड़ी पहाड़ियों की कतारें थीं। पहाड़ियों के बीच के हिस्से में एक बड़ी हवेली दिखाई दे रही थी जो कि उनकी पुश्तैनी रिहायश थी। हवेली के बगल में छोटे बड़े और भी मकान थे। आसपास पहाड़ी नाले भी बहते दिखाई दे रहे थे, जिनमें से कुछ का पानी आखिर में इसी झील में आकर गिरता था। पहाड़ी पत्थरों की दीवार की दूसरी तरफ एक स्वतंत्र पहाड़ी नदी भी बहती थी जो घने जंगलों को चीरते हुए निकलती थी।
अंबिका से मिलने की कोई उम्मीद बाकी न जान पृथ्वी थोड़ा निराश हो चुका था। उसका मूड ऑफ हो गया था। पहाड़ी के ऊपर से आसपास का नज़ारा लेने के बाद उसने सोचा कि कम से कम नहा ही लेते हैं। वो नीचे उतरने लगा और इसी के साथ अपने कपड़े भी उतारता चला गया। सारे कपड़े एक पत्थर पे रख के उसने पानी में छलांग लगा दी। सुबह के अनुभव व बाकी भागदौड़ में जितनी भी थकान थी वो मानो शरीर छोड़ के झील के पानी में चीनी के समान घुलने लगी। यादों की दुनिया से भोला की आवाज पृथ्वीराज सिंह को 2022 के धरातल पे वापस ले आई। कहाँ खो गए बड़े भैया? अधेड़ावस्था में पहुंच चुका भोला और 23 साल पहले के भोला के बर्ताव में कोई खास अंतर नहीं आया था। बस यूं ही जरा आंख लग गई थी, अंगड़ाई लेते हुए पृथ्वी ने कहा। भोला ने टेबल पे रखी ट्रे से चाय की प्याली उठाते हुए पृथ्वीराज की तरफ बढ़ाई। कुछ समय तक उस हॉलनुमा लाइब्रेरी कम स्टडी रूम में केवल चाय की चुस्कियों की आवाज ही गूंजती रही। इतने सालों बाद इस इलाके में नाम मात्र परिवर्तन ही हुए हैं। हवेली वैसी की वैसी ही थी। हाँ, थोड़े समय के हिसाब से परिवर्तन जरूर हुए थे। हवेली के आसपास की इमारतों की संख्या उतनी ही बनी हुई थी जो 23 साल पहले थी। नीचे जहां कैंप हुआ करता था वहां एक बड़ा पार्क बना हुआ है जो अब इस समय से कटे हुए क्षेत्र का मुख्य पर्यटन केंद्र है। जंगल अभी भी उतना ही घना है, बस उसके किनारे थोड़ा सिमट गए हैं। झील भी अपनी भव्यता को बरकरार रखे हुए थी। पत्थरों की पहाड़ी व उससे जुड़े पहाड़ी जंगल वैसे के वैसे ही बने हुए हैं जैसे 23 साल पहले थे। हाँ, जहां से पथरीली पहाड़ियां प्लेन से मिलने लगती थी वहां जरूर कुछ कैबिन्स बन गए थे। झील में बोटिंग भी होने लगी थी। ऊपरी पहाड़ियों पे रिहायशी इमारतें काफी बन गई थी और पहाड़ के नीचे ही एक बड़ा मिशनरी चर्च भी बन चुका था। सर्दी का मौसम बस शुरू ही हुआ था कि बर्फबारी हो गई थी। बर्फबारी के कारण पर्यटकों का आना बढ़ गया था। ऐसे में सुरक्षा को लेके आईजी सुरेश की चिंताएं काफी बढ़ गई थी। झील और जंगल के किनारे कई पुलिस चौकियां बनाई जा चुकी थी। कई जगहों पर पुलिस के वॉच टावर भी बनाए जा रहे थे। आईजी सुरेश का बेटा और डीएसपी आशीष संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे भी लगवा रहा था, जिसका काम बर्फबारी के कारण अटका पड़ा था। शाम का धुंधलापन गहराने लगा था। पुलिस पर्यटकों को वापस उनके रिहाइश में भेजने लगी थी। परिवार वाले तो सुरक्षा के कारणों को समझते थे, लेकिन वो युवा जिनके लिए घूमना फिरना, सेक्स और नशा ही सब कुछ होता था, इससे इरिटेट हो उठे थे। ऐसे सुरक्षा उपायों को धत्ता बताना उनके लिए एडवेंचर था और पीठ पर बैग टांगे ये दो युवक ऐसा ही एडवेंचर करने निकले थे। बैग में शराब की कैंस एक दूसरे से टकरा के अपने होने का ऐलान करती सी लग रही थी। इनका नाम रोहित और बबलू था। दोनों की उम्र 19 से 21 के बीच होगी और पार्क से सटे हल्के घने पेड़ों की पंक्तियों से होते हुए वो दोनों झील तक निकलने का प्लान बना रहे थे। रोहित, वो देख पुलिस! बबलू ने जंगल के भीतर जाने वाले रास्ते के शुरू पर बनी पुलिस चौकी की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे यार, इनसे बचकर तो हम लोग झील तक नहीं जा पाएंगे। क्यों ना हम थोड़ा और अंदर जाकर इन घने पेड़ों की आड़ लेते हुए घूम के झील तक पहुंचे? बबलू ने सुझाव दिया। रोहित को बबलू का आइडिया पसंद आया। युवावस्था का जोश दिमाग भ्रष्ट कर देता है और फिर जब युवावस्था में नशा भी जुड़ गया हो तो सोने पर सुहागा ही है। बिना कुछ सोचे समझे दोनों घने जंगलों की ओर बढ़ चली। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें एहसास हो गया कि वो एक बड़ी गलती कर चुके हैं। वो रास्ता भटक चुके थे। अरे यार बबलू, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार, हम किधर जाएं, किधर निकलें? टॉर्च की लाइट को चारों तरफ मारते हुए रोहित ने कहा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा यार, और इस इलाके में तो जीपीएस भी काम नहीं कर रहा। मोबाइल की स्क्रीन को थपथपाते हुए बबलू ने कहा। तभी झाड़ियों से टहनियों के टूटने की आवाज आई। कौन है उस तरफ? हकलाते हुए रोहित ने आवाज की दिशा में देखते हुए पूछा। बबलू तो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था। दोनों ने टॉर्च की लाइट आवाज की दिशा में कर रखी थी। एक हल्की लेकिन भयानक गुर्राने की आवाज आई। इतना एडवेंचर उन दोनों के लिए हद से ज्यादा था। तुरंत ही दोनों आवाज की दिशा के विपरीत दौड़ पड़े।
उनके पीछे पीछे पेड़ों की टहनियों और पत्तों पर किसी के चलने की आवाज भी तेज होती चली गई। ऐसे घने जंगल में अंधेरे में बेतहाशा भागने का जो परिणाम होता था वो जल्द ही सामने आया। बबलू और रोहित किसी चीज से टकराकर जमीन पर औंधे में गिर पड़े। उनके पीछे किसी के दौड़ने की आ रही आवाजें भी उनके गिरते ही धीरी हो गई। दोनों ने जमीन पे घिसटते हुए अपने अपने टॉर्च उठाए और उसकी लाइट इधर उधर फेंकने लगे कि तभी उनके ऊपर एक बड़ा काला साया कूद पड़ा। उन दोनों को एक तरफ धकेल कर वो साया उनके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। ये साया मानवीय होते हुए भी चारों पंजों पर चल रहा था। दोनों के हाथों से टॉर्च छूट चुके थे, जो जलती अवस्था में जमीन पर ऐसे एंगल में पड़े थे कि उनकी लाइट अलग अलग दिशाओं पर पड़कर माहौल को और डरावना बना रही थी। वो साया अब उन दोनों के सामने थोड़ी दूरी पर रुक गया और एक तेज दहाड़ लगाकर उन पर कूदने ही जा रहा था कि उस पर एक जलती हुई मशाल आकर गिरी। वो तेजी से पीछे हटकर मशाल के फेंके जाने की दिशा की ओर देखने लगा। ये एक गर्म लबादा पहने औरत थी जिसके हाथों में 2 से 3 मशालें थीं। उसके दूसरे हाथ में शक्तिशाली टॉर्च था जिसकी तेज लाइट जैसे ही उसने उस साए पर डाली वो साया तेजी से अंदर की ओर भाग गया। वो औरत उन दोनों की ओर आई और उन्हें मुस्कुरा कर देखा। उसकी आंखें लाल भूरे रंग की थी और उसके होंठ सुर्ख लाल थे, रंग ऐसा जैसे दूध में सिंदूर मिला दिया गया हो। उसका मोटा गर्म लबादा भी उसके भरे हुए सेक्सी शरीर को छुपाने में असमर्थ था। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले चलती हूँ। खनकती हुई आवाज फिजा में गूंज उठी। ये उसकी आवाज का जादू था या उसके यौवन का, पता नहीं, लेकिन दोनों बिना कोई सवाल किए उसके पीछे चुपचाप चल दिए। उनके पीछे वही साया 4 पैरों पे चलता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और उन तीनों के पैरों के निशानों को मिटाता जा रहा था।